एक कार, एक धमाका और दिल्ली की नींद अचानक से उड़ गई। 10 नवंबर की वो रात किसी साधारण हादसे की तरह शुरू हुई थी, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में इतिहास के सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक लाल किले के पास एक हाई इंटेंसिटी कार ब्लास्ट ने देश की सुरक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। 15 मौतें, कई घायल और उसके बाद शुरू हुई ऐसी जांच जिसने डॉक्टरों, मदरसों, निजी यूनिवर्सिटीज, मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क और पाकिस्तान तक फैले हुए एक बहुस्तरीय आतंकी मॉड्यूल की परतें खोलनी शुरू कर दी। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उसी साजिश को तह दर तह समझेंगे। क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन शामिल था, डॉक्टर मॉड्यूल क्या है, अल फलाह का लिंक क्यों अहम है। दिल्ली विस्फोट की तह तक जाने के लिए देश की शीर्ष सुरक्षा एजेंसियां एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रही है, क्योंकि 10 नवंबर की उस रात को ऐतिहासिक लाल किले के पास हुई कार बम घटना ने न सिर्फ दिल्ली की सुरक्षा संरचना को झकझोर दिया, बल्कि भारत की आंतरिक सुरक्षा प्रणाली, इंटरस्टेट नेटवर्क और सीमा पार कनेक्शन तक एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। तेज धमाके ने पूरे शहर को दहशत में डाल दिया। घटनास्थल से उठता धुआं, टूटे वाहन, बिखरी वस्तुएं, सड़क पर चीख पुकार और मौके पर पहुंचती एम्बुलेंस, ये सब कुछ राजधानी के केंद्र में ऐसी तस्वीरें दिखा रहा था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। इस धमाके में लगभग 15 लोगों की मौत की पुष्टि हुई और 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। शुरुआती अनुमान यह था कि यह घटना किसी दुर्घटना का परिणाम भी हो सकती है, लेकिन फोरेंसिक टीमों ने शुरुआती रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया कि इस्तेमाल किया गया विस्फोटक एक हाई इंटेंसिटी आईईडी था, जिसे पेशेवर तरीके से सेट किया गया था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक बात धीरे धीरे स्पष्ट होती रही कि ये कोई साधारण या फिर एकलौती आतंकी वारदात नहीं थी। ये एक बहुस्तरीय, बहुराज्यीय और संभावित रूप से अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ जुड़ी हुई सुनियोजित आतंकी साजिश थी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, एनआईए, आईबी, यूपीएटीएस और कई राज्यों की स्पेशल टीमें इस केस पर एक साथ काम करने लगी। जांच का पहला बड़ा मोड़ तब आया जब एजेंसियों ने उस मॉड्यूल का खुलासा किया जिसे मीडिया में डॉक्टर गैंग नाम से जाना जाने लगा। यह एक ऐसा नेटवर्क था जिसमें उच्च शिक्षा प्राप्त मेडिकल छात्रों और डॉक्टरों का एक ऐसा समूह शामिल था जो अपने पेशे की आड़ में दोहरी जिंदगी जी रहा था। ये बात जांच एजेंसियों को इसलिए भी चौंका देने वाली लगी क्योंकि समाज में डॉक्टरों को हमेशा एक भरोसे के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, लेकिन यहाँ यही प्रोफेशन ऑपरेशनल नेटवर्क का हिस्सा बन रहा था। इस मॉड्यूल से जुड़ा सबसे चर्चित नाम था डॉक्टर अदील का, जम्मू कश्मीर के एक मेडिकल कॉलेज का मेधावी छात्र जिसने 10वीं कक्षा में अंग्रेजी में 88 और गणित में 99 अंक हासिल किए थे, जो हमेशा मेरिट लिस्ट में रहता था, जिसे डॉक्टर बनकर इंसानों की जान बचानी थी। उसी आदिल पर अब एनआईए और अन्य एजेंसियों का आरोप है कि वह जैश ए मोहम्मद का सक्रिय एजेंट था। जांच में संकेत मिले कि सोशल मीडिया चैट्स, एन्क्रिप्टेड चैनलों और ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन के साथ उसकी सोच को बदला गया। पाकिस्तान आधारित हैंडलर्स से उसकी बातचीत के रिकॉर्ड भी जांच के हिस्से के रूप में सामने आए। सवाल ये उठता है, इतना मेधावी बच्चा कैसे आतंकी रास्ते पर मुड़ गया? एजेंसियों के अनुसार अदील जैसे युवाओं को टारगेटेड डिजिटल रेडिकलाइजेशन का शिकार बनाया गया, जहां मेडिकल, धार्मिक और मानवतावादी संदेशों के बीच धीरे धीरे चरमपंथी विचारधारा डाली जाती है। इसी मॉड्यूल से जुड़े रहे डॉक्टर उमर उन नबी, जिन्हें जांच में विस्फोटक वाली कार के ड्राइवर के रूप में पहचाना गया। अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टर मुजम्मिल की रिहायशी जगह से विस्फोटक सामग्री बरामद होने के बाद वह भी जांच का मुख्य केंद्र बन गए। इसके अलावा डॉक्टर रईस अहमद भट्ट, डॉक्टर मोहम्मद आरिफ मिर जो कि कानपुर के हैं और डॉक्टर फारूक हापुड़ के, डॉक्टर मुजफ्फर अहमद और डॉक्टर शाहीन उर्फ सर्जन मैडम, ये सभी जांच की पकड़ में आए। शाहीन की कार से राइफल और कारतूस तक मिले और उन पर आरोप है कि वह महिला विंग मॉड्यूल तैयार करने में सक्रिय थी। जांच के इस चरण ने यह साफ कर दिया कि यह सिर्फ डॉक्टरों का रेडिकलाइजेशन नहीं था, बल्कि एक गहराई से जुड़ा प्रोफेशनल और बुद्धिजीवी आतंकी नेटवर्क था। डॉक्टरों की नियुक्ति, फर्जी दस्तावेज, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और यहां तक कि एम्बुलेंस मूवमेंट का गलत उपयोग करने तक के संकेत मिले। जांच एजेंसियां ये समझने की कोशिश कर रही हैं कि क्या ये एक लंबी अवधि से चला आ रहा स्लीपर सेल इंटेलिजेंस सिस्टम था या हाल ही में विकसित एक ऑपरेशन। जैसे जैसे जांच अपने दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ी, मामला और पेचीदा हो गया। यूपीएटीएस ने कानपुर, फतेहपुर, बरेली और आसपास के कई जिलों के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों और मौलवियों का विस्तृत डेटा मांगा। डिजिटल सबूतों से संकेत मिला कि कुछ संदिग्धों की मूवमेंट और कम्युनिकेशन इन क्षेत्रों में ट्रेस हुई थी। ये कदम कई तरह की आशंकाओं और सवालों का
यहाँ पर हवाला खड़ा करता है और इनको जन्म देता है। लेकिन एजेंसियों का कहना है कि ये सिर्फ वेरिफिकेशन का हिस्सा है। हालांकि दायरा इतना बढ़ जाना ये संकेत देता है कि आतंक का ये नेटवर्क जमीनी, धार्मिक और शैक्षणिक संस्थानों के बीच फैला हुआ था। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चाएं बढ़ गई जब पीओजे के यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के एक पाकिस्तानी नेता ने खुले मन से कहा कि लाल किले के बाहर हुआ ब्लास्ट पाकिस्तान की भूमिका से हुआ है। ये बयान भारतीय एजेंसियों के कान खड़े कर देने वाला था। पाकिस्तान हमेशा भारत में होने वाली आतंकी घटनाओं से दूरी बनाता रहा, लेकिन इस नेता का बयान भारतीय जांच के उन संकेतों को और मजबूत करता है जिनमें ब्लास्ट की तकनीक, डिजिटल फुटप्रिंट और पैटर्न पाकिस्तान आधारित मॉड्यूल से मेल खाते हैं। हालांकि पीठ पीछे से वार करना पाकिस्तान की आदत है, लेकिन यह बड़ा बयान कई सवाल खड़े कर गया है। इसी दौरान दिल्ली एनसीआर में एक और कड़ी खुलती है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद की ईडी ने यहां बड़े पैमाने पर छापेमारी की और चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया। उन पर 415 करोड़ रुपए की वित्तीय धोखाधड़ी, फर्जी दाखिला स्कीम, फंड्स की हेराफेरी और हवाला चैनल के माध्यम से पैसे विदेश भेजने का आरोप लगा है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इसी पैसे का हिस्सा संदिग्धों की मदद के लिए उपयोग में लाया जा रहा था? लॉजिस्टिक्स और ब्लास्ट मॉड्यूल फाइनेंसिंग में ये क्या पैसा इस्तेमाल हुआ है? हालांकि इसकी पुष्टि अभी प्रक्रियाधीन है, लेकिन इस कड़ी ने पूरे केस को आर्थिक अपराध से जोड़ दिया है। यूनिवर्सिटी में कार्यरत कई डॉक्टरों का नाम मॉड्यूल में आने से शक और बढ़ गया और कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। जांच का दायरा अब शिक्षा, मेडिकल, धार्मिक संस्थाओं, आर्थिक ट्रेल, हवाला नेटवर्क और सीमा पार आतंक तक फैल चुका है। एजेंसियां इस केस को एक फुल स्केल ऑपरेशन मान रही है, जहां डिजिटल फॉरेंसिक, बैंक लेन देन, एनक्रिप्टेड चैट्स, जीपीएस ट्रैकिंग, सिम लोकेशन, कार की क्लोन नंबर प्लेट, आईईडी, केमिकल की उत्पत्ति और संदिग्धों की यात्रा का प्रत्येक विवरण खंगाला जा रहा है। सवाल अब ये है, क्या ये एक टेस्ट केस था? क्या ये एक बड़े हमले की शुरुआत थी? क्या शिक्षा और मेडिकल सेक्टर में स्लीपर सेल का जाल बिछ चुका है? ऐसी कौन सी विचारधारा है जो भारत के मेधावी युवाओं को गुमराह कर रही है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या ये पूरी साजिश भारत में ही तैयार की गई थी या पाकिस्तान आधारित हैंडलर्स ने इसे रिमोट ऑपरेट किया था? एजेंसियां 360 डिग्री अप्रोच अपनाए हुए हैं। ग्राउंड इंटेलिजेंस, इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन, आर्थिक ट्रेल, साइबर एनालिसिस, सीमा पार इनपुट, विदेशी एजेंसियों के साथ डेटा शेयरिंग, सभी को एक साथ जोड़कर एक बड़े नेटवर्क की तस्वीर बनाई जा रही है। आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां, बड़े खुलासे और कूटनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं। लेकिन फिलहाल इतना स्पष्ट है कि दिल्ली का ये विस्फोट केवल एक आतंकी हमला नहीं, बल्कि भारत में उभर रही व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क की चेतावनी है, जहां डॉक्टर, छात्र, धार्मिक संस्थान, निजी यूनिवर्सिटीज, आर्थिक चैनल और सीमा पार आतंक सभी किसी न किसी रूप में इंटरलिंक्ड दिखाई देते हैं। और देश की एजेंसियां इस नेटवर्क की हर परत को एक एक कर खोल रही है, धीरे धीरे लेकिन निर्णायक तरीके से। तो दोस्तों, ये था दिल्ली ब्लास्ट का पूरा मामला, जिसको हमने गहराई से आपके साथ साझा किया। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए अगर आपको इस तरह के तथ्य आधारित अनबायस्ड ग्राउंडेड एक्सप्लेनर्स पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं हूं प्रियंका चावला, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।